गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जो टॉपिक है वो आपने +2 क्लास के अंदर करना है एज ए चैप्टर। जैसे अभी अपन यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर के अंदर आप ये वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे तो इसको एज ए टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, +2 क्लास के अंदर इसको एज ए चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो +2 क्लास के अंदर अपने को ये ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अभी तो हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक डिस्कस करनी है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेके ही इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो फिनोमिना है वो रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंसेप्ट है, जो वर्किंग है, वो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से प्रोसीड होता है। तो अगर हमारी लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शंस ना होती तो शायद ये वाली रिएक्शन भी हम प्रोसीड ना करवा पाते। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आज आप इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे ये काम करता है, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर शो होती है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे। तो आज जो है वो आप कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे +1 और +2 दोनों कंडीशंस के लिए। +2 में तो है ही इंपॉर्टेंट, +1 में भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो पूछ ली जाती है। तो सभी बातों के बारे में अपन डिस्कशन करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? तो देखो, आपको ना नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारा वर्ड है वो फर्दर 2 वर्ड्स को मिला के बना है, विच इज इलेक्ट्रो प्लस केमिकल। इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, और केमिकल वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। तो इन दोनों से मुझे ये पता लगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस which converts electric energy to chemical energy। और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन हो गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो 2 तरह का काम कर सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई हमारी केमिकल रिएक्शन थी, से X चेंजेस टू Y, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं हो पा रही, एक्स वाई के अंदर अपने आप कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अगर मैंने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, इसमें प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ी। जब मैंने एक्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने के बाद उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, वाई बना दिया। तो यहाँ पे जो मेरी केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। ऐसे डिवाइसेस अगर मैं बनाता हूं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उल्टा बोलता हूं, मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा था ए से बी, जब मैं ए को बी में कन्वर्ट करता हूं वो अपने आप कन्वर्ट होती है, यानी कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। ए को बी में कन्वर्ट करता हूं तो रिएक्शन तो हो ही रही है,
रिएक्शन होने के साथ साथ वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी कि इस केस में हम हमारे केमिकल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों काम हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो पॉसिबल है। फिर हम इन प्रोसेसेस को करने के लिए जो डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स। अब जैसा मैंने बताया डेफिनेशन के अंदर कि इसमें दो प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं, ऐसे डिवाइसेस को पर्टिकुलरली आप बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Those devices which convert electric energy into chemical energy is called electrolytic cell. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहली टाइप कौन सी आ गई? पहली टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। लेकिन अगर मैं यहां पे दूसरा प्रोसेस करूं, यानी कि अगर मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए जो मैंने सेल कंस्ट्रक्ट किया होगा उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेकंड टाइप होगी। हमें +1 क्लास के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ये वाले सेल्स पढ़े, इनको आपने छोड़ दिया +2 के लिए। जो सेल हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो आप पढ़ेंगे +2 क्लास में। आज जो अपने को स्टार्ट करना है वो अपने को वो वाले सेल पढ़ने हैं, वो वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़नी है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वैसे तो आप इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आप इनको गैल्वेनिक और वोल्टिक भी बोल देते हैं। ये जो नेम है ये साइंटिस्ट पे बेस्ड है। गैल्वेनिक सेल आया था लुइस गैल्वेनी के नाम से, साइंटिस्ट थे। वोल्टिक आया था एसेंड्रो वोल्टा के नाम से, एसेंड्रो डी वोल्टा। तो साइंटिस्ट के नेम पे हमने वो दो नाम दिए हुए हैं, और वैसे इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब डेफिनेशन पूछी जाएगी ना, तो आपको दोनों प्रोसेसेस बतानी है। इलेक्ट्रिक को केमिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा केमिकल को इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर वो इन दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग पूछेगा, फिर आप इनको अलग अलग नाम देंगे। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर वो सेल जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उसे फिर आप क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। तो ये हमारे टॉपिक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी। हमें ये वाला सेल पढ़ना है, मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, इसका तरीका बताऊंगा और प्रूव करूंगा कि इस रिएक्शन के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन वाली पार्ट जो है, रेडॉक्स रिएक्शन वाला कांसेप्ट जो है वो यूज करते हैं। अगर रेडॉक्स रिएक्शन ना होती तो फिर मैं ये वाली कन्वर्जन ना कर पाता, मैं ये वाले सेल ना बना पाता। तो ये हमारे पास हमारे टॉपिक की इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अगर कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है, अनीशा, सृष्टि, जतिन। चिंतन, आपके कहने का मतलब क्या है? सेल कौन से, मतलब कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दूं या कैसे पूछ रहे हो आप, किस तरीके से? सर ये रिएक्शन से रिलेटेड सेल्स हैं। बहुत अच्छी, ये रिएक्शन से रिलेटेड सेल हैं। कुछ सेल्स में ना रिएक्शन होती नहीं है, रिएक्शंस करवाने के लिए मुझे बिजली यूज करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं ना, उनको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे।
आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन डाल दिया, मेटल डाल दिया, उनको कुछ हो ही नहीं रहा, वो एज इट इज पड़े हैं जैसे आपने लिए थे। अगर आप उनमें रिएक्शन करवाना चाहते हो तो आपको वहां पे बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद अगर उस कंटेनर में रिएक्शन हुई तो फिर वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है, रिएक्शन करवाने के लिए बिजली के झटके देने पड़ते हैं। सेकंड टाइप के अंदर उल्टा काम होगा, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई होगी, किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं दिया होगा, मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। आपने पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स में, मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। उस अपने आप होने वाली रिएक्शन की वजह से वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो करंट प्रोड्यूस करती हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है अपने घर पे इन्वर्टर वाली बैटरी, या कार बाइक स्कूटर के अंदर जो बैटरी आप यूज करते हैं वो वाली बैटरी। उस बैटरी के अंदर मेटल रॉड्स होती हैं, उस बैटरी के अंदर केमिकल्स होती हैं, और आप उस बैटरी को यूज करके अपनी स्कूटी की, बाइक की, कार की जो लाइट वगैरह होती है वो यूज करते हो, सेल्फ स्टार्ट करते हो, हॉर्न बजाते हो, और लाइट जाने पे वो वाली जो बैटरी होती है वो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। तो वहां पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग प्रोसेसेस है, लेकिन एक कंसेप्ट जो है वो कॉमन है कि दोनों के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो मैं आपको यही चीज प्रूव करना चाहता हूँ। मैं आपको इनकी सारी वर्किंग समझाऊंगा, और वर्किंग समझाते समझाते ये प्रूव भी करूंगा कि हमारी जो ये रिएक्शंस होती है ये एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तभी आप इनको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया, हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंट्रोडक्शन। फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेकंड टाइप जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, विच इज गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। तो हेडिंग आ जाएगी हमारी गैल्वेनिक सेल की। अब देखो, पेपर में गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ आ गया तो भी यही करना है, वोल्टिक सेल लिखा हुआ आ गया तो भी यही करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा हुआ आ गया तो भी यही करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले वाली टाइप तो पढ़ दी नहीं, हम एक ही टाइप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पूछे हमें यही बना के आना जो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के दिखा रहा हूँ, और इसमें भी अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूं तो मैं आपको गैल्वेनिक सेल बना के दिखाऊंगा। गैल्वेनिक सेल बनाने का बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बेसिक कंसेप्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। इसमें मैं जो भी जो भी एलिमेंट्स लूंगा, जो भी सब्सटेंसेस लूंगा, उनकी ऑल ओवर वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होगी, जिसकी वजह से मेरा सेल काम करेगा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे बहुत टाइप के गैल्वेनिक सेल जो है वो पॉसिबल हैं। मैं सबसे सिंपल और सबसे कॉमन सेल से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल पढ़ना है वो है हमारा जिंक कॉपर सेल। जो सेल हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है? जिंक कॉपर सेल। इस सेल को अच्छे से पढ़ के याद रख लेना, ये तुम्हारा प्लस 2 में भी काम आएगा। ये सेम एग्जांपल अगर आप प्लस 2 में लिख दोगे, यहाँ पे भी 3 मार्क्स मिलेंगे, प्लस 2 में भी 3 मार्क्स मिलेंगे। मैं 1% भी नई चीज ऐड नहीं करूंगा, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सेम टू सेम जाके प्लस 2 में अगर लिख दोगे तो 3 नंबर फ्री के हैं। मतलब मैं आपको पहले प्लस 2 का एक टॉपिक करवा रहा हूँ, तो इस टॉपिक को जो है वो ध्यान से देखना। गैल्वेनिक सेल की ना केमिकल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मतलब मैं इन्वर्टर वाली बैटरी नहीं बना रहा कि पहले प्लास्टिक का कंटेनर लूंगा, उसमें ऐसे भरूंगा, फिर रॉड डालूंगा। वो उसकी कमर्शियल प्रिपरेशन होती है। मैंने कमर्शियल प्रिपरेशन नहीं करनी, मैंने केमिकल प्रिपरेशन करनी है। लैब में मैं कैसे बना सकता हूँ सेल को? लैब में मेरे पास प्लास्टिक वगैरह नहीं होता, मशीनें नहीं होती जिसमें मैं मोल्ड करके ऐसे डाल दूंगा। तो वो कमर्शियल प्रोसेसेस होते हैं, कमर्शियल सेल होती हैं। ये कमर्शियल नहीं है, ये केमिकल सेल है, लैब में बना रहा हूँ, तो इसको लैब वाला सामान यूज करके ही बनाऊंगा।
कैसे बनाती है गैल्वेनिक सेल? देखो, गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 2 बीकर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 बीकर्स को कंसीडर कर लिया। एक है हमारा लेफ्ट बीकर और दूसरा है हमारा राइट बीकर। 2 बीकर्स हमने कंसीडर कर लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ लेफ्ट बीकर पे, ध्यान से देखना। लेफ्ट बीकर में मैंने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ले लेना है, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किसी को पता है? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई आइडिया? चलिए, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस बोल देते हैं which produce ions when dissolved in water. When dissolved in water. अच्छा देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं और वो रिक्वेस्ट आपके ही फायदे के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक हमारा +1 और +2 दोनों में आता है और बिल्कुल सेम आता है। तो कई बार क्या होता है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम +2 के अकॉर्डिंग 1-2 डेफिनेशन जो होती हैं वो स्किप कर देते हैं। मतलब हमें ये, हमारे माइंड में ये आता है कि हम +2 को करवा रहे हैं तो उनको ये चीजें पता होंगी। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रोलाइट, फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिखा, फिर मुझे याद आया मैंने तो आपको बताया ही वही +2 का कंसेप्ट है। तो ऐसे 1-2 वर्ड्स और भी आ सकती हैं जो +2 वाले बच्चों को ऑलरेडी पता होते हैं लेकिन आपको नहीं पता। तो इन केस अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो प्लीज पूछ लेना। वहां पे चुपचाप मत बैठे रहना। चुपचाप बैठे रहोगे, आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली कि सर ने बोला तो सही होगा, फिर वो चीज आपको क्रैम करनी पड़ेगी। और जहां पे क्रैमिंग आ जाती है वहां पे कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो अगर आपको कोई वर्ड या कोई डेफिनेशन नहीं पता होगी तो प्लीज पूछ लेना, मैं सब चीजें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनको पानी में डिसॉल्व करती है। यानी कि जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, अब नमक है, नमक घर पे एज इट इज पड़ा हुआ है, जो उसके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइंड स्टेट में होते हैं, बाउंड होते हैं। लेकिन जब आप नमक को पानी में मिक्स करोगे ना, पानी में मिक्स करते ही इसके जो कैटायंस और एनायंस होती हैं वो अलग अलग हो जाती है। Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो हमारा ये जो पानी, ये नमक है, NaCl है, पानी में डालने पे ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, मैं इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा। फिर हमारे पास और भी एग्जांपल आती है, जैसे CaCl2 है, पानी में डालूंगा आयंस प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालूंगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालूंगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो पानी में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यही इलेक्ट्रोलाइट जो है मैं दोनों बीकर्स के अंदर कंसीडर करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट बीकर के अंदर मेरे पास प्रेजेंट है 1 मोलैरिटी की कंसंट्रेशन वाला जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4 लेफ्ट बीकर के अंदर। अब लिखने में तो मैंने मॉलिक्यूल लिखा ZnSO4, लेकिन ये जिंक सल्फेट जो है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और ये पानी का सॉल्यूशन है। पानी के सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट हमारा एग्जिस्ट करेगा ऐसे, आयंस की फॉर्म में, जिंक 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली राइट बीकर के अंदर भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट की भी कंसंट्रेशन है 1 मोलैरिटी, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। और इस बीकर के अंदर मैंने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कॉपर सल्फेट भी हमारा कैसे डिसोसिएट होगा,
कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो लिखने में मैं इनको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मुझे बारी बारी बताना ना पड़े, आपको ये याद रखना है। ये वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन ये होती है, मैंने आपको अभी अभी बताया। तो हमने 2 बीकर लिए, दोनों बीकर्स के अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। एक में फिल कर दिया लेफ्ट वाले में 1 मोलर जिंक सल्फेट, राइट वाले में फिल कर दिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट। अब जो हमारा जिंक सल्फेट है, इसके अंदर मुझे कौन सी मेटल रॉड इंसर्ट करनी है? जिंक वाली रॉड ही इंसर्ट करनी है। ये हमारी मेटल रॉड है। कौन सी मेटल की रॉड है? ये जिंक मेटल की रॉड है। तो ये भी अच्छा है, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आप ले रहे हो वही मेटल आपको यूज करनी है। अब यहाँ पे कौन सी मेटल थी? कॉपर। तो यहाँ पे कौन सी रॉड इंसर्ट करूंगा? कॉपर की रॉड ही इंसर्ट करूंगा। तो इस सॉल्यूशन में मेरे पास यहाँ पे आ गई है कॉपर रॉड। ठीक है, 2 मेरे पास मेरी रॉड्स आ गई। इन दोनों रॉड्स को मैंने कनेक्ट करना है वायर के थ्रू। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रिक वायर आ गई और वायर के थ्रू मैंने इसको कंबाइन कर दिया। बीच में जो सर्कल लगाया, ये सर्कल है हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है पता है ना सबको? एमीटर क्या होता है? जिसको पता है वो बता सकता है। सर जो कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? बताओ, नाम तो बताओ, मैंने नाम नहीं सुना पड़ा मतलब। सर करंट मेजर करता है। अच्छा, ये बता रहा है अपने को, सारिका ने बताया। यस सर। अच्छा जी, करंट की वैल्यू मेजर करता है। हमारा जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में कितना करंट हम पास करवा रहे हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू दूसरा सब्सटेंस या वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर, इसकी रीडिंग लेने के लिए जो डिवाइस होता है ना, वो हमारा एमीटर होता है। हम करंट की रीडिंग भी ले सकते हैं, हम पोटेंशियल की रीडिंग भी ले सकते हैं, मतलब वोल्टेज की रीडिंग भी ले सकते हैं। वोल्टेज की रीडिंग लेने के लिए जो डिवाइस होता है वो वोल्टमीटर होता है। करंट की डिवाइस, करंट की जो वैल्यू होती है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो एमीटर होता है। तो यहाँ पे मैं करंट मेजर करूंगा, हमारे इस सेल में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए मैंने एमीटर लगा दिया। अगर मैंने पोटेंशियल मेजर करना होता फिर मैं वोल्ट मीटर लगा देता, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा सेल हो गया। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने 2 बीकर लिए, उनके अंदर रॉड डिप कर दी। जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसी मेटल की रॉड आपको डिप करनी है। तो जिंक सल्फेट में जिंक की मेटल, कॉपर सल्फेट में कॉपर की मेटल, मैंने इसको इस तरीके से डिप कर दिया। अब उसके बाद मैंने दोनों रॉड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, और बीच में मैंने एमीटर लगा दिया फॉर द करंट रीडिंग। इस सेल में कितना करंट प्रोड्यूस होगा उसकी रीडिंग लेने के लिए मैं यहाँ पे एमीटर को लगा रहा हूं। अब देखो, जैसे मैंने दोनों मेटल रॉड्स को आपस में कनेक्ट किया, वैसे ही मुझे दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन को भी आपस में कनेक्ट करना है। जो मेरे दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एक हमारे पास चीज होती है, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को यूज करके मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करूंगा। अब ध्यान से देखो, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज दिखने में हमारे पास एक यू शेप की पाइप होती है, यू शेप की, पर ये पाइप मैंने उल्टी लगानी है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो सॉल्ट ब्रिज इज ए इन्वर्टेड ट्यूब ऑफ यू शेप। यू शेप की उल्टी ट्यूब होती है जो मैंने ऐसे कनेक्ट की होती है। ये देखो, इस ट्यूब के अंदर मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए। कौन से इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट कौन से होते हैं? नॉन रिएक्टिव। जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में तो डिसोसिएट हो जाएंगे,
लेकिन आयंस में डिसोसिएट होने के बावजूद वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्टिव नहीं होते, वो स्टेबल होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्ट नहीं करते उन्हें आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए मुझे उल्टे यू वाली एक ट्यूब लेनी होती है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, और इसके अंदर मुझे क्या फिल करना होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। सर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं? फॉर एग्जांपल KCl, KNO3, K2SO4। इसके अलावा हमारे पास एक जेल होती है जो सबको पसंद आएगी, अगर अगर जेली। नाम अच्छा है ना, याद हो जाता है, अगर अगर जेल। इसके अलावा जिलेटिन। इनमें से कुछ भी आप डाल सकते हो, आपका सॉल्ट ब्रिज बन जाएगा। जब इस यूट्यूब के अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देता हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, रिजल्टिंग हमारे पास जो ट्यूब आती है, रिजल्टिंग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या काम है, ये मैं आपको प्रोसेस के टाइम पे ही बताऊंगा, पहले नहीं बता रहा। तो ये हमारे पास हमारा सेल कंस्ट्रक्ट हो गया। जब मैं आपको इस सेल की वर्किंग बताऊंगा ना, तब मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बताऊंगा। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बताऊंगा, मैं तभी आपको बताऊंगा इनमें से कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन सी मेटल पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा और कौन सी मेटल पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। ये सारी बातें मैं आपको प्रोसेस समझाने के टाइम पे बताऊंगा। फिलहाल मैंने सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर इस सेल की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है भूमिका और सारिका? अच्छा, अनीशा ने सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोबारा समझना है। देखो बच्चे, सबसे पहले सुन लो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। सॉल्ट ब्रिज ने क्या करना है, हमारे दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे जिंक कॉपर का सेल देख रहे हो, तो जिंक कॉपर के सेल में मैंने लिया क्या, जिंक कॉपर के सेल में मैंने दो चीजें ली हैं, मेटल रॉड और मेटल का सॉल्यूशन। जो मेटल्स की रॉड है, मेटल रॉड्स को मैंने आपस में कनेक्ट किया है विद द वायर्स। मेटल्स की जो रॉड है उनको मैंने कनेक्ट किया विद द वायर्स। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। अभी इसका एग्जांपल दूंगा। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में सीकेट लिखते हैं ना, प्रदीप सर ने बताया होगा, नहीं बताया तो मैंने बता दिया। तो ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। जैसे मैंने एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट किया रॉड्स को आपस में कनेक्ट करके, वैसे ही मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को भी आपस में कनेक्ट करना है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है ना, इनको भी मुझे आपस में कनेक्ट करना है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस मैंने यूज किया या जो चीज मैंने यूज की, उस चीज को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, ये एज ए ब्रिज काम कर रहा है। देखो, ये हमारे पास हमारे दो सॉल्यूशंस हैं, इन दो सॉल्यूशंस का ये ब्रिज हो गया। तो ब्रिज तो समझ में आ गया। सॉल्ट ब्रिज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सारे हमारे सॉल्ट हैं। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट होता है, पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्ट होता है। तो ये हमारे सॉल्ट ब्रिज है। इनका भी मैंने आपको एक ही फंक्शन बताया। सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में कनेक्ट करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में कनेक्ट करना क्यों जरूरी है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। अब देखो, हमारे सेल में दो सर्किट हो गए। एक हो गया हमारा एक्सटर्नल सर्किट, एक हो गया हमारा इंटरनल सर्किट। दोनों सर्किट्स का कंप्लीट होना जरूरी है। इसका ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अनीशा, सपोज करो जैसे मैंने मेरा मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए। चार्जर की जो पिन होती है वो मैं मोबाइल के अंदर इंसर्ट करूंगा। उसके बाद मुझे प्लग लगाना पड़ेगा किसी भी स्विच में।
तो ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। मोबाइल को चार्ज करने के लिए मैंने सर्किट कंप्लीट किया। मोबाइल का जो चार्जिंग जैक था उसमें मैंने चार्जर का जैक लगा के, चार्जर का जो हेड था जिसपे प्लग लगा होता है वो मैंने किसी स्विच के अंदर डाल के बटन ऑन कर दिया। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल सर्किट। अब जिस स्विच के अंदर मैंने चार्जर डाला ना, उस स्विच के अंदर आपको पता होता है अंदर वायरिंग हुई होती है, उस वायरिंग की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। अगर मैं ऐसे स्विच के अंदर प्लग लगा दूं जहां पे वायरिंग ही नहीं हुई तो वहां पे करंट तो आएगा नहीं, और अगर करंट नहीं आएगा तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इंटरनल सर्किट है और कौन सा एक्सटर्नल। जो मोबाइल चार्ज करने के लिए मैंने चार्जर यूज किया वो तो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, और जो उसके अंदर वायरिंग है वो इंटरनल सर्किट। दोनों का होना जरूरी है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ना। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया। सॉल्ट ब्रिज को मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं मेरा इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट कर लूं, एक्सटर्नल सर्किट भी कंप्लीट कर लूं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये हमारे सेल की कंस्ट्रक्शन थी। अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके डाउट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई डाउट नहीं है तो यस सर लिखो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास हमारे सेल का कंस्ट्रक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी बहुत सारी बातें मैंने नहीं बताई। मैंने आपको ये नहीं बताया इनमें से नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, वर्किंग के टाइम पे बताऊंगा। मैंने आपको ये नहीं बताया इनमें से एनोड कौन है कैथोड कौन है, वर्किंग के टाइम पे बताऊंगा। मैंने ये नहीं बताया इसमें अभी तक आपको ऑक्सीडेशन कहाँ होगी रिडक्शन कहाँ होगी, ऐसा भी नहीं बताया मैंने, वर्किंग के टाइम पे बताऊंगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी छुपा ली हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक जो डायग्राम है वो शो कर दिया। अब क्लास खत्म होने में ना अभी भी पड़े हैं हमारे पास 6 मिनट, लेकिन मैं आपको वर्किंग जो है वो कल करवाऊंगा, क्योंकि 6 मिनट में मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी है, तो वो बात आपका पहले डिस्कस करनी है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको करवा दी है, जो वर्किंग है वो आप डिस्कस करेंगे इसकी कल। तो जो बात है आपको वो मैं बता देता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देती है।